सो वेलकम बैक टू WM क्लासेस। देखिए, मैंने आपकी बहुत सारी क्वेरीज़ पढ़ी हैं और उस बेसिस के ऊपर मुझे जो समझ में आया तो मैं कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स जो मुझे लगता है मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स इस टाइम पे फेस कर रहे हैं। रीज़न ये है क्योंकि दोनों एग्ज़ाम्स नवंबर में और हमारे पास सिर्फ 14 डेज़ का ही बीच में विंडो है। तो अब कन्फ्यूजन ये हो रही है क्योंकि बहुत सारे बच्चे दोनों के लिए पढ़ रहे थे और अब ये कन्फ्यूजन भी है कि सर पहले तो ये था कि चलो एक के लिए पढ़ लेते हैं, बाद में दूसरे के लिए पढ़ेंगे, तो अब क्या करें। तो देखो, पहली कन्फ्यूजन कि हमें फ़ोकस किस पे करना है ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप आज नहीं समझ पा रहे हो कि मुझे कैसे डिसाइड करना है, वो मैं हेल्प कर सकता हूँ। देखो, पहली चीज़ आपको सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे आता है वो ये देखना है कि क्योंकि आपको तो सिलेक्शन चाहिए पहली बात। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये आता है कि आपने ये देखना है कि इन दोनों सब्जेक्ट्स में से, मतलब इन दोनों पेपर में से FAA और JKPSI में आपका होल्ड कौन से सिलेबस पे ज़्यादा है। जैसे मान लो कि आपका क्वांट बहुत अच्छा है, ठीक है, आपकी रीजनिंग बहुत अच्छी है, तो आपको इधर फेवर करना चाहिए। देखो, आपने सिर्फ इस फैक्टर पे डिपेंड नहीं करना, मैं बाकी भी डिसाइड बताऊंगा अभी, लेकिन फ़िलहाल आपका सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये होना चाहिए कि जैसे मान लो कि आपको अकाउंटेंसी से चिढ़ है, ज़बरदस्ती पढ़ रहे हो, या फिर कोई और सब्जेक्ट ऐसा है, मैथ्स 12th का बिल्कुल नहीं आ रहा समझ, हालांकि सिर्फ 10 मार्क्स का है, वो चीज़ भी देखनी है। लेकिन मैं ओवरऑल बोल रहा हूँ कि आप ये देखो, दोनों का सिलेबस उठाओ, ठीक है। आपने पढ़ रखा होगा, सिलेबस कवर भी कर रखा होगा, जिनको कन्फ्यूजन हो रही है दोनों में, तो आपको मतलब प्रायोरिटी किसको देनी है, वो सबसे पहला फैक्टर उसका है कि आपका होल्ड कौन से वाले सिलेबस के ऊपर ज़्यादा है। जिस पे होल्ड ज़्यादा है, जिसका आपको पता है कि मेरे क्वेश्चंस अच्छे से निकलेंगे, मैं फुल कॉन्फिडेंस के साथ जाऊंगा, उसी के साथ जाना चाहिए। तो पहला वोट आपका ये वाला आ गया कि आपका होल्ड कैसा है। दूसरा आता है असल में कि देखो, पैशन बोल सकते हैं आप इसको, या फिर आप इसको इंटरेस्ट बोल सकते हैं, या फिर देखो होता है क्या ना कि हमारे अंदर जैसे कोई एक एक्टिव पर्सन है बहुत ज़्यादा, उसको वेला बैठना पसंद नहीं है, वो चाहता है कि भाई जैसे किसी को यूनिफॉर्म का शौक है, ठीक है, पैशन की बात आ गई, मतलब जैसे शौक है, तो वो PSI की तरफ इसलिए जा रहा है क्योंकि उसे शौक है, उसकी फिज़िक अच्छी है, वो फिज़िकली भी बहुत स्ट्रांग है। तो ये वाला फैक्टर भी डिसाइड करता है कि मान लो कि आपने एग्ज़ाम में मार्क्स अच्छे ले लिए लेकिन आपसे रनिंग ही ना हो पाई, रनिंग इतनी आसान नहीं है जितनी लगती है, ठीक है, तो वही ना हो पाई, या फिर बाकी स्टैंडर्ड्स आपके आप वहाँ पे मीट ना कर पाए, तो क्या होगा। तो वो चीज़ आपने सेकंड नंबर के ऊपर सोचनी है कि वाकई आपको, क्योंकि आपको पता है कि हाँ, मतलब मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं JKPSI में, तो मतलब मैं देखता हूँ कि उनका वर्क लाइफ बैलेंस बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहता है। रीज़न ये है कि उनकी 24 आवर जॉब है, बहुत ज़्यादा प्रेशर है, शुरू में टाइम लगता है एडजस्ट होने में, तो शुरू के 4-5 साल तो बहुत गंदे निकलते हैं, बाद में भी आप मतलब देखो ये लाइफ टाइम चलेगा साथ में, क्योंकि आपको पता है कि 24 आवर्स जॉब है, कोई छुट्टी नहीं है, ये सारी चीज़ें आपको प्रोज एंड कॉन्स पता हैं, तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है। तो सेकंड नंबर पे आपको वो डिसाइड करना है कि आपको मतलब बैठे बिठाए आराम से, अतः कि अपनी फैमिली भी देखनी है, और ये सारे ये वाले फैक्टर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन ये आ गया आपका सेकंड फैक्टर। तो ये इन दोनों में आप आस्ता आस्ता आपको सेग्रीगेट करने में आसानी हो जाएगी कि मुझे किस तरफ रुझान ज़्यादा रखना है। थर्ड नंबर पे आता है कि जैसे आपको ये भी पता है कि PSI में देखो, आपको फिजिकल स्टैंडर्ड्स मीट करने हैं, तो 2 स्टेजेस है। मान लो आपने एग्ज़ाम बहुत अच्छा किया लेकिन सेकंड स्टेज में रह गए, यहाँ पे ये है कि आपने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, बात ख़त्म, पता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होनी है, मेरी जॉब डन है, अगर मार्क्स अच्छे हैं तो वहाँ पे वो जो एक एक्स्ट्रा स्टेज है उससे थोड़ा सा फ़र्क पड़ सकता है। लेकिन फिर ओवरऑल असल में जिस टाइप का अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, वो सारी चीज़ें, और जिस हिसाब का कंपटीशन हो गया आज के टाइम में, तो ये वाली चीज़ हर किसी के माइंड में आती होगी कि यार मुझे तो बस जॉब चाहिए। लेकिन जॉब तो चाहिए, इसी के चक्कर में फिर कन्फ्यूजन, मतलब बंदा डिमोटिवेट होता है, वो सारी चीज़ें। देखो, मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ, अपने हाथ में है हार्ड वर्क, आप उसमें कसर नहीं छोड़ना, आपको कसम है उसमें कसर नहीं छोड़नी, ठीक है। ये ना हो आप सुबह 10 बजे जाग रहे हो, रात को साथ में मोबाइल स्क्रॉल कर रहे हो, वो सारी चीज़ें साथ साथ में। देखो, आपको अगर टाइम थोड़ा सा मिला है तो ये मानो कि आपको गनीमत है आपके लिए ये, ठीक है। तो ये किस्म का गिफ्ट मिला है आपको कि नवंबर में पेपर है, अभी कम से कम भी मान के चलें तो 3 महीने तो हैं हमारे पास, तो 3 महीने बहुत होते हैं, ठीक है। अगर आप सही में मतलब आप चाहते हो ना, इन दोनों में से कोई भी एग्ज़ाम चाहते हो, ठीक है, तो कहने का मतलब बहुत होते हैं। लेकिन देखो, मैं आपको फिर वही बात बता रहा हूँ, सिर्फ हार्ड वर्क से भी काम नहीं बनता है यहाँ पे, आपको थोड़ा सा स्मार्ट भी बनना है। आपको पिछले वाले ट्रेंड देखो, हार्ड वर्क एक सही डायरेक्शन में होगी तो ही सिलेक्शन होती है, ठीक है। और सिर्फ इस पे भी नहीं होती है, इसमें लक का फैक्टर भी है, और भी मल्टीपल फैक्टर्स हैं, आप सोच भी नहीं सकते कितने सारे फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो अब देखो, हम अपने से ट्राई करना है, तो अगर ट्राई करेंगे तभी बात बनेगी, लेकिन अगर पहले से ही हार मान जाना, वो तो समझ में नहीं आता।
तो आपको सिंपल सा टॉपिक से डेविएट हो रहा हूँ, तो सिंपल सा आपको मेन क्या करना है। देखो, अगर आपको ये वाली कन्फ्यूजन है कि मुझे फोकस किस पे करना है, तो आसान सा तरीका है, ये 2-3 पैरामीटर्स देख लो कि अगर आपका होल्ड अच्छा है तो उधर ही चले जाओ, सिंपल सी बात। उस पर ज़्यादा, अब देखो इसमें ऐसा भी हो सकता है कि कुछ बंदे बोलेंगे यार मुझे इसका तो मैं कैंसिल कर रहा हूँ सिर्फ इसी पे, तो उसको तो ये कन्फ्यूजन होगी ही नहीं। अच्छा, अब बहुत सारे बंदे जिनको वो ये पता है कि मुझे इसी के लिए ही पढ़ना है या स्पेसिफिकली इसी के लिए ही पढ़ना है, उसके ये समझ नहीं आ रही है मुझे स्टार्ट कहाँ से करना है। मतलब 5-6 बच्चों ने तो कॉल करके ये बोला है कि सर हमें ये नहीं समझ आ रहा कि हम स्टार्ट कैसे करें। इसका मतलब अभी तक आपने स्टार्ट नहीं किया है क्या? मतलब क्या, किस चीज़ का वेट कर रहे हो? या फिर मान लो कि आपने बीच में गैप दे दिया था। तो स्टार्ट करना तो बिल्कुल आसान है, इसमें क्या है, जो आपने लिख रखा है, जो आपने पढ़ रखा है, उसको उठाओ और बैठ जाओ सुबह से। अब देखो, ये वाला कन्फ्यूजन असल में जनरली तब आती है जब इंसान हकीकत में चाहता नहीं है कि उसे जॉब चाहिए, मैं सच बता रहा हूँ। वरना जिसे चाह हो उसे राह मिल जाती है। ठीक है, तो आपको चाह रखनी है तभी राह मिलेगी, अगर चाह नहीं है तो राह भी नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले आपको तो वो चाहत रखनी है कि मुझे वो, तो आपकी रात की नींदें खुद उड़ेंगी। ठीक है, आप सुबह खुद जल्दी जागोगे, क्योंकि मैं सुबह पे इसलिए कंसंट्रेट कर रहा हूँ, सुबह का टाइम बहुत प्रोडक्टिव होता है। आप कोशिश करके देखना। ठीक है, तो अभी 3 महीने आप शिफ्ट कर सकते हो अगर चाहो तो। मेरे हिसाब से मतलब आप सुबह उठ के देखो, बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम आपका गुजरेगा। सुबह के 4-5 घंटे आपके इतने अच्छे निकलेंगे कि इतना पूरे दिन में आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे। तो पहली ये चीज़, 2 चीज़ें होंगी। अच्छा, उसके बाद अब जो तीसरा फैक्टर मैंने देखा कि कॉन्फिडेंस लैग कर रहा है या मतलब मोटिवेशन ख़त्म हुई है कि यार समझ ही नहीं आ रहा है सर, ये भी इतना ज़्यादा सिलेबस हो गया है, इसका सिलेबस इतना ज़्यादा है, आप पता नहीं जिस हिसाब से इन्होंने पेपर का ट्रेंड चेंज किया, पता नहीं क्या पूछेंगे। तो यार वो वाला फैक्टर्स बाद में देखेंगे, जो पूछेंगे नहीं पूछेंगे। फ़िलहाल आपके पास ये जो 3 महीने हैं, इनको ऐसा इस तरीके से पढ़ के गुजारो ताकि आपको ये कभी भी मतलब गिल्ट ना रहे पूरी लाइफ के, यार मुझे वक्त मिला था, मुझे टाइम मिला था, मेरे पास सब कुछ था, फिर भी मैंने कोशिश नहीं की। आपके हाथ में कोशिश है, बाकी सब अल्लाह कर देगा, वो उसकी टेंशन ना लो। आप हार्ड वर्क तो करो, बाकी रास्ते खुद खुलेंगे। बस बात ये आती है कि हार्ड वर्क सही डायरेक्शन में, तो उसके लिए अगर आपको कभी भी कन्फ्यूजन होगी तो मैंने बताया कि मैं जितनी हेल्प कर सकूँगा करूँगा, किसी भी टाइप की हेल्प चाहिए होगी। लेकिन अब देखो, सबसे पहले ये आ गया कॉन्फिडेंस। तो कॉन्फिडेंस आता कैसे? अब देखो, बहुत सारे बच्चों के डिमोटिवेशन के रीजंस अलग अलग है, हर किसी का रीज़न अलग अलग है। मुझे जो समझ में आया रीजंस वो क्या क्या हैं, जैसे मान लो किसी ने सिलेबस कंप्लीट किया, उसके बाद वो मॉक दे रहा है और उसमें मॉक में उसके मार्क्स कम आ रहे हैं, एक रीज़न ये भी है। तो अगर मार्क्स कम आ रहे हैं तो वो परेशान हो रहा है कि मेरे मॉक में मार्क्स कम क्यों आ रहे हैं। तो देखो, ये भी तो डिपेंड करता है ना कि उसने मॉक किस लेवल का पूछा है, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछे हुए हैं, मॉक किस लेवल का है, तो पहले तो आपको वो एनालाइज करना पड़ेगा। तो इसलिए सबसे बेस्ट तरीका आपके पास क्या है, खुद को एनालाइज करने का। अगर आप मॉक की वजह से मतलब वो हो रही हो तो मॉक देना छोड़ दो, उसकी जगह सबसे आसान तरीका है, आप जो प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं ना, अभी ट्रेंड चेंज होने के बाद 3-4-5 पेपर हो चुके हैं हमारे, उन पेपर्स को एनालाइज करो, क्योंकि बहुत सारा सिलेबस तो आपके साथ कोइंसाइड कर रहा है ना। कंप्यूटर सेम है, इंग्लिश सेम है, जीएस जीके वगैरह सेम है, जम्मू कश्मीर के रिलेटेड करंट अफेयर। तो ये वाले टॉपिक्स आप देखो कि वो कहाँ से पूछ रहा है, खुद बैठ के थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करो, आपको खुद समझ में आ जाएगा मुझे कौन से डायरेक्शन में जाना है। ठीक है, तो मतलब हर एक परेशानी का हल है, लेकिन आपको ढूंढना पड़ेगा, खुद ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, और परेशान होने से कुछ नहीं बनेगा। देखो, परेशान होने से आपका ही नुकसान है, किसी का कोई फ़ायदा नहीं होगा इसमें। अच्छा, तो मैं आपको ओवरऑल क्या बता रहा था कि देखो, आपके पास टाइम बहुत कम बचा हुआ है, आप तो 100 डेज से भी कम बच गए हैं आपके पास। आप किसी भी एग्ज़ाम को देख लो, तो अब इसमें भी आप देखोगे तो आपके पास एफए में 8 सब्जेक्ट्स हैं, थोड़े नहीं होते हैं, यहाँ पे भी 6 सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, तो आपने जितना भी सिलेबस अपना कवर कर लिया हुआ है उसी हिसाब से खुद को आज से ही, क्या मतलब अभी से बैठ जाओ आप। अगर सही में आपने छोड़ा हुआ था तो अभी से बैठ जाओ, ये टाइम पता नहीं चलेगा आपको 3 मंथ्स कैसे गुजरेंगे। अच्छा, पहला ऑप्शन आपके पास ये है, जैसे मैंने आपको बताया कि आप किसी एक में, मतलब इसमें से किसी एक को चूज़ करो, या फिर दोनों के लिए साथ साथ में रखो। आपको अगर लग रहा है कि यार मुझे जॉब हर हालत में चाहिए और आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, ये कंडीशन है साथ में कि आपका कंप्लीट, कम से कम 80% सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए, इसका भी, क्योंकि 60%, 50-60% तो आपस में कॉमन ही है, 45 से 50% के बीच में कॉमन ही है सब। जैसे इंग्लिश है, कंप्यूटर है, ये वाली चीज़ कॉमन है। अच्छा, जीके वगैरह है तो वो तो कॉमन ही रहते हैं। अब जैसे मान लो कि आपका ये वाले पोर्शन स्ट्रांग थे, क्वांट के ये वो, तो आपको इस पे ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन रोज़ थोड़ा बहुत टाइम दे दो, 30% इधर टाइम दे दो जो आपका सेकेंडरी वाला ऑप्शन है, और प्राइमरी ऑप्शन को 70% का टाइम दो दिन का। ठीक है, देखो अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आती है, तो क्योंकि इंसान को किस्मत का पता नहीं होता है, तो कभी ये मत सोचना कि मैं सिर्फ इसी को ही निकाल के रहूँगा।
ठीक है। तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है। कोशिश ये करना कि बैकअप प्लान थोड़ा बहुत रखो। बैकअप का मेरा यहाँ पे सिंपल सा मतलब ये है कि 30% कम से कम टाइम इधर देना, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि, क्योंकि सिलेबस बहुत सारा कॉमन है, थोड़ा बहुत टाइम आपको देना है, इतना टाइम इंसान निकाल ही लेता है। ठीक है। अब जो पूरा डेडिकेशन से सिर्फ एक ही डिसाइड किया हुआ है उसके लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं। ठीक है। तो अगर किसी ने सिर्फ एक पे ही फोकस किया हो, उसको पता है सेकंड में मेरा कोई चांस ही नहीं है, मुझे जाना ही नहीं है, ठीक है, कोई भी वो जो मैंने फैक्टर्स डिसाइड किए वो डिस्कस किए उनमें से कोई भी अगर उसका मीट नहीं हो रहा तो वो साइड कर सकता है, वो कोई इशू नहीं है। अब देखें, ये तो मैंने आपको बता दिया, ये सिलेबस का मैंने आपको बताया कि कॉमन सब्जेक्ट्स हैं हमारे बहुत सारे। इस साइड पे रीजनिंग पे ज़्यादा, इस साइड पे अकाउंटेंसी पे ज़्यादा आपको जोर देना है, साथ में इकनॉमिक्स वगैरह ये वो। तो ये वाली चीज़ें आप आराम से कर सकते हो। ठीक है। तो ये चीज़ें मैंने आपको पहले ही डिस्कस कर दी हैं। अब बात आती है कि देखो आपके पास 3 मंथ्स बचे हुए हैं, जैसे मैंने बताया 6 या 8 सब्जेक्ट आपको कवर करने हैं। तो कवर करने का तरीका क्या रहना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपने इस 3 मंथ्स के अंदर ही करनी है। ठीक है। तो पहले नंबर के ऊपर आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। जितना भी हुआ वो इस टाइम हो चुका है। जब मान लो किसी का 50%, 60%, 80% जितना भी हुआ है, कोशिश करो बाकी का जितना जल्दी कर सकते हो कर लो। सबसे पहले तो आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। लेकिन साथ में जो मैंने आपको बताया ना, अभी एग्ज़ाम हो चुके हैं, जो 3, 4, 5 एग्ज़ाम हुए हैं, उनको एनालाइज़ करना। उन वे प्रीवियस पेपर का मेरा मतलब यहाँ पे वही है। ठीक है। तो उसको एनालाइज़ करना, ये आपका पहला स्टेप है। और कोशिश करो इसको, जैसे मान लो 20 दिन दो, 30 दिन दो, मैक्सिमम 1 महीना, 1 महीने के अंदर अंदर अपना सिलेबस कंप्लीट कर दो, ताकि आपके पास कम से कम 2 महीने रहें। देखो 10 दिन तो आप बफर मान के चलो, इंसान को पता नहीं होता है कंडीशंस का अपनी का। उसके बाद आपको कम से कम 3 रिविजन्स करनी है। 3 रिवीजन कम से कम बोल रहा हूँ, तो इसके लिए भी कम से कम आपको 1 महीना लग जाएगा। ठीक है। और साथ में ये वाली चीज़ तो साथ साथ ही रखनी है, ताकि आपको ये समझ आता रहे कि आपको किस लेवल तक जाना है, डायरेक्शन सही रहे। ये ना हो आप गलत डायरेक्शन में पढ़ते रहो, क्योंकि वो एग्ज़ाम में आएगा ही नहीं। तो उस हिसाब से उसके बाद रिवीजन के बाद आपको रिकॉल करने की कोशिश करनी है। जितनी भी आपने रिवीजन कर दी ना, उसके बाद बैठो, जितना आपने पढ़, मतलब जैसे मान लो आपने एक कोई सब्जेक्ट पकड़ा, मान लो इकनॉमिक्स पकड़ी, ठीक है, इकनॉमिक्स का पहला टॉपिक था, तो देखो आपको कितना आ रहा है। अपने ही नोट्स को बिना खोले कोशिश करो लिखने की। ऐसा नहीं कि बना बना के लिख लो, रफ रफ लिखो कि मुझे क्या क्या याद आ रहा है, फिर एक बार उसमें वापस जाके देख लो। तो इसको बोलते हैं रिकॉल वाला सिस्टम। तो आप ये वाला रिकॉल कर सकते हो। ठीक है। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन ये इससे आपको चीज़ें भूलेंगी नहीं फिर। तो ये वाली चीज़ें होगी। उसके बाद इस पीरियड के बाद आप अपने शॉर्ट नोट्स बनाना, क्योंकि फिर आपको पता होगा कि मेरे लिए क्या रेलिवेंट है, इसमें क्या रिलेवेंट है, क्या मुझे शॉर्ट नोट्स में नहीं लिखना, क्योंकि वो मुझे पता है। तो वो लिखने की ज़रूरत ना होता कि शॉर्ट नोट्स ऐसे होने चाहिए, ये ना हो कि बुक आउट ऑफ बुक लिखा हुआ हो, बिल्कुल क्लिप्स। क्योंकि लास्ट में जैसे मान लो कि आपको पता है एग्जाम से लास्ट वाली नाइट 2-3 दिन जो होते हैं, उस टाइम पे ताकि आपको शॉर्ट, जब भी कहीं रिवीजन करते करते, चलते, गाड़ी में, उठते बैठते कहीं गए हुए हो, तो रास्ते में ताकि शॉर्ट नोट्स आपके फ़ोन में होंगे। तो हर एक सब्जेक्ट की कोशिश करना ज़्यादा से ज़्यादा 10 पेज, 10 तो बहुत ज़्यादा हो गया, मान लो 6-7 पेज में ही सारा का सारा आपने शॉर्ट नोट्स बना के रखने हैं। तो ये तभी पॉसिबल है जब ये सारी चीज़ें कर लोगे। तो साथ में रिवीजन वगैरह, फिर प्रैक्टिस रिवीजन, और इस हिसाब से आपको चलना है। और साथ में जैसे देखो बहुत सारे बच्चे मॉक दे रहे हैं, अगर मॉक आपको अच्छा मिल रहा है, आपको लग रहा है कि स्टैंडर्ड का है, लास्ट जो प्रीवियस पेपर आए हैं उसी हिसाब का है, तो उधर जाने की ज़रूरत है। वरना मुझे लगता है कि उसमें आपके, वो डिपेंड करता है आपके नेचर पे भी। हो सकता है आप डिमोटिवेट हो, जो कि आपको मार्क्स कम आ रहे हैं। हालांकि मॉक इसलिए नहीं दिए जाते कि आपके मार्क्स पता चलेगा कितने आएंगे कितने नहीं आएंगे। वहाँ पे आप टाइम मैनेजमेंट सीखते हो, आप जो सिली मिस्टेक्स कर रहे हो उनको दूर करोगे। ये सारी चीज़ें वहाँ पे फ़ायदा होता है मॉक का। ठीक है। तो आपको इस हिसाब से कोशिश करनी है चलने की। उसके बाद मैंने ऐसे ही बताया कि आप 3 फेज़ में इसको, 3 मंथ्स को ना 3 फेज़ में तोड़ लो। ठीक है। जैसे एक महीना अराउंड रखा है मैंने यहाँ पे। तो सबसे पहले तो आपने अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, लेकिन साथ में ये जो मैंने आपको बताया वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी हैं। यहाँ पे 2 रिवीजन, कम से कम 3 रिवीजन होनी चाहिए। फिर लास्ट में, लास्ट वाला 1 मंथ ताकि आपका सिर्फ रिवीजन का हो। वहाँ पे कोई नया टॉपिक आप ना पकड़ो, कोई भी छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा कोई टॉपिक नहीं पकड़ना उसके बाद, ताकि पहले ही आपके सारी चीज़ें। तो जैसे शेयर सिलेबस की बात करें तो जनरल अवेयरनेस, जम्मू कश्मीर यूटी के बारे में वो सारी चीज़ें, जैसे एफए में 30 मार्क्स का है, जेकेपीएससी में 40 मार्क्स का है। तो ओवरऑल देखो ये कॉमन है। इंग्लिश कॉमन है हमारी, कंप्यूटर ऑलमोस्ट कॉमन है। ठीक है। लेकिन एक चीज़ मैं सबसे इंपॉर्टेंट भूल रहा हूँ बतानी, कि आप जिस भी एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हो ना, जैसे मान लो आप एफए के लिए पढ़ रहे हो, तो वो वाला सिलेबस सामने रखना, निकाल के रखो प्रिंट आउट। सिलेबस के बाहर पेपर नहीं आएगा। सिलेबस का हर एक टॉपिक आपका टच होना चाहिए। कहीं से समझ नहीं आ रहा, गूगल कर लो, सर्च कर लो कि क्या क्या हो सकता है इसमें। आजकल तो मतलब ऐसा नहीं है कि सोर्सेज की कुछ कमी है, नहीं समझ आ रहा हो तो मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको मटेरियल प्रोवाइड कर दूंगा, वो कोई इशू नहीं है। तो आपको मेन चीज़ ये है कि सिलेबस सामने रखना, सिलेबस के बाहर मत जाना। ठीक है। कोशिश करना कि सिलेबस के जो जो पॉइंट्स हैं वो ताकि आपके कवर हो जाएं, उसमें कुछ चीज़ छूटे ना। उसके बाद जैसे मैंने एफए में बताया, तो डिफरेंट क्या है इनमें, जैसे पीएसआई में हमने बताया कि ये रीजनिंग वगैरह और क्वांट ये अलग है, और यहाँ पे अकाउंटेंसी और इकनॉमिक्स। यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हो, अगर आपका सही हाथ इस पे बैठा हुआ है ना, मतलब ये वाला पोर्शन आपका अच्छा है तो इधर जाओ, ये वाला पोर्शन अच्छा है तो इधर जाओ।
ठीक है, मतलब आपका प्राइमरी और सेकेंडरी अगर आपको बनाना है तो ऐसे बना सकते हो, लेकिन अगर किसी ने सोच के रखा है कि मुझे सिर्फ यही करना है तो उसके लिए तो अलग ही बात है, वो मैंने आपको बता दिया कैसे करोगे। अब ये जो कॉन्फिडेंस के चक्कर में थे ना, कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप रिवीजन करोगे कि क्या है कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, प्रीवियस ईयर पेपर देखो, आपको खुद भरोसा आएगा खुद पे कि यार क्वेश्चन कुछ तो निकल रहे हैं मेरे से। ठीक है, नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आपकी कहीं पे कुछ कमी रह रही है। अब देखो बहुत सारे पॉइंट्स जो मेरे साथ डिस्कस किए थे एस्पेरेंट्स ने, वो मैं यहाँ पे नहीं ला पा रहा हूँ, सारे के सारे मुझे भी रिकॉल नहीं हो रहे। तो उसके बाद देखो अपने हार्ड वर्क पे ट्रस्ट करना ये सबसे इम्पोर्टेंट है, और इसी से आपको कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, अल्लाह पे यकीन रखो, सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। बस ये है कि ऐसा ना हो कि आपको ये दुख रहे कि मैंने मेहनत कम की थी, वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपके वीक और स्ट्रांग एरियाज कौन से हैं, ताकि यहाँ से आप डिसाइड कर पाओगे कि मुझे कहाँ पे मेहनत ज़्यादा करनी है, कहाँ पे कम करनी है। स्ट्रांग को और स्ट्रांग भी बनाना है, और वीक को कोशिश करना है कि कम से कम मॉडरेट से स्ट्रांग लेवल तक चले जाएँ। ठीक है, तो आई होप आपको कुछ ना कुछ तो समझ आया होगा, लेकिन बहुत सारे आपके डाउट्स और भी होंगे। और ये तो मैंने अभी और कुछ भी डिस्कस करना था, मैं सोचता था सिलेबस वाइज आपको बताता कि जैसे आपको जैसे इसको अप्रोच कैसे करना है इनको, लेकिन कोई नहीं, इसके लिए अलग से हम बना देंगे वीडियो। फिलहाल मेरा मेन मोटिव यहाँ पे ये था कि आप परेशान नहीं हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे एक किस्म से मतलब अलग ही जोन में चले जा रहे हैं, उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हमारे पास टाइम है, 3 मंथ्स बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन कोशिश करना कि ये 3 मंथ्स कैसे गुजरेंगे ये भी आपको पता नहीं चलेगा, तो कोशिश करना आपका वक्त ज़ाया ना हो। ठीक है, वक्त की कदर करना अभी, और जितना हो सके पढ़ो, मतलब बाकी सारी चीज़ें साइड पे कर दो अभी 3 मंथ्स के लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।